इसमें आपको हम लेआउट, बूम, टेक ऑफ पोजीशन, विक्रय लागत सब बता दिए थे। कोर सेक्टर भी बता दिए थे। नई आर्थिक नीति 1991 पढ़ा चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा दिए हैं। बताइए ग्लोबलाइजेशन के जनक किसे कहते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में प्रधानमंत्री वही ना थे? किसी को दिक्कत? लेआउट किसे कहा जाता है? बड़े पैमाने पर एमएनसी कंपनी या कोई कंपनी कर्मचारियों को निकालती है तो उसे क्या कहेंगे? आगे बढ़े सब लोग को गुड मॉर्निंग। लाइफ में ना सोचता है सब बतियाए इनसो से। एक को अपन अपन घर द्वार के दुख बीमारी बताएगा सब। पढ़ाई करो चुपचाप। एक ठो अलग प्राणी घूमता है सब लाइव में। क्या ये रिकॉर्डेड है? पता नहीं ये सब कोरोना में कहा था सब। बताइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इकोनॉमी में एक टॉपिक आता है एग्रीकल्चर, जो ज्योग्राफी में भी है एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में। तो जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसको इकोनॉमी में देखेंगे, जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसे ज्योग्राफी में देखेंगे। आप रिप्लाई ही नहीं देते हैं तो हम बैठे हैं पढ़ाने के लिए कि रिप्लाई देने के लिए? बताओ। हाँ एक को नया नया टिकटॉकरवा को हम देखते हैं बतियाते, अच्छा बताओ खाना क्या खाए? ये लोल कहीं का। पढ़ाओ चुपचाप। नहीं समझ में आया? टॉपिक के रिलेटेड बताओ। अजब तरीका। तो ये सब आगे देखिए बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। कृषि के लिए भारत का एक कृषि मंत्रालय है। वो तो कृषि मंत्रालय काम करता ही अपना, लेकिन जब उत्पादन हो जाता है किसी भी चीज का तो उसको रखने और रख रखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो एफसीआई की होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई की जिम्मेदारी होती है। किसकी होती है? एफसीआई की जिम्मेदारी होती है। जितना गोदाम है वो सब किसके पास है? एफसीआई। बड़ा बड़ा गोदाम किसके पास है? एफसीआई के पास ही क्या है? गोदाम रखा हुआ है इसका बहुत बड़ा बड़ा। आपके यहाँ देखेंगे हर जिला में एक एक ठो या फिर ब्लॉक लेवल पे बड़ा सा गोदाम होगा, एफसीआई गोदाम। समझ में गया? पटना में जो दीघा घाट है जहां से जेपी सेतु चालू होता है जस्ट वहीं पर क्या है? एफसीआई गोदाम है। हालांकि उसमें से कई गोदाम को तोड़ना पड़ा अटल पथ जो ब्रिज बन रहा था उसकी वजह से। तो ये एफसीआई क्या है? गोदाम। एफसीआई क्या करती है? बफर स्टॉक रखती है। क्या रखती है? बफर स्टॉक। कौन सा स्टॉक? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या कहलाता है? देखिए किसी भी सीजन में जब फसलों का उत्पादन बहुत सरप्लस हो जाता है या अच्छा उत्पादन होता है, अभी के समय में बारिश का अता पता नहीं है और आधा जुलाई निकल गया, ये कहीं से क्लाइमेट नहीं था हम लोग का। जुलाई तक में बाढ़ टाइप का मौसम हो जाता था, मतलब पूरा कचाइन रहता था। और अभी पानी का तो दूर दूर तक अता पता नहीं भुला गया क्या ऊपर वाला। जो आप में किसान होंगे उनको समस्या समझ में आता होगा धान की। अब तक धान की रोपाई हो जाती थी अब पूरा बढ़िया से, अभी तक कोई अता पता नहीं। बिया जर गया। बेचारा का बिया जर गया कोटा वाला का। रोपाई के लिए 4 पत्ती निकलने के लिए डाला जाता है ना, और उसके बाद उठा के उसको रोपाई किया जाता है। जलिए गया हो गया भाई बहुत। ये सीजन है इतना भयानक गर्मी का, पूरा क्लाइमेट ही चेंज है। तो इस कंडीशन में पक्का है कि इस बार धान के उत्पादन में कोई ना कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर इधर 10-15 दिन के अंदर अच्छी बारिश हो गई तो ठीक है, नहीं तो रद्द।
कितना किसान के पास अपना मशीन लगाएगा, जनरेट पंपिंग सेट लगाएगा? सारे किसान उस लायक थोड़ी है यहाँ पर। खेती में तो अपने कोई फायदा नहीं है, 20% का मार्जिन है, कोई खास प्रॉफिट नहीं है। तो जब कभी भी बहुत अच्छी मतलब फसल होती है तो एफसीआई बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज को खरीद के अपने गोदाम में रख लेती है। ऐसे को हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। क्या होता है? बफर स्टॉक। पिछले साल का उत्पादन ठीक ठाक हुआ था, तो क्या पिछले साल बफर स्टॉक रखा गया होगा? अब इस बार अगर धान की फसल खराब हो जाती है तो इस बार कहां से धान आएगा? बफर स्टॉक। क्योंकि अगर आप सप्लाई नहीं बढ़ाइएगा तो डिमांड तो घटने वाला है नहीं। और भारत के आदमी चावल मुख्य रूप से खाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? चावल नहीं खाएगा तो उसका पेटे नहीं भरेगा। रोटी, एक और स्टूडेंट लाइफ में तो और बनाना भी आसान होता है। बना दिया चावल, बना दिया, उसमें एक ही में बना देता है। हाँ सही है, अभी ऐसे ही खा पियो लोग, ऐसे जैसे भी रह रहा है उसी टाइप का। तो अगर इस बार का उत्पादन खराब हुआ तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जेन्युइन है कि इतनी जनसंख्या, और डिमांड के लिए अगर आप सप्लाई नहीं पूरा कीजिएगा तो डिमांड और सप्लाई का रूल कहता है कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं कीजिएगा तो रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो चावल आपका 35 से 40 रुपए में मिलता था, चावल का यही राउंड द फिगर में रेट है, 30 से 40 के बीच में अलग अलग रेंज के चावल मिल जाते हैं डेली खाने वाला। अब एक और को रहता है ऐसे दुकान बासमती खाता है सब, वो ऐसे कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए होता है, नॉर्मल के लिए नहीं होता है वो। तो बताइए रेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो पूरे भारत में अनाजों का रेट को एक जैसा कौन रखता है? बफर स्टॉक। कौन सा स्टॉक? 7 मिलियन टन अभी चीनी रखा हुआ है हम लोग एक्स्ट्रा, समझ में आ गया कि नहीं? क्या 7 मिलियन टन चीनी एक्स्ट्रा रखा हुआ है। समझिए कितना ज्यादा है चीनी हम लोग के पास, हर चीज का रखा गया। और चीनी, हर बफर स्टॉक केवल चीनी का नहीं, हर चीज का होता है, चीनी, अनाज, मसाला, हर चीज का क्या रखा गया? बफर। और किसकी जिम्मेदारी है ये? किसकी जिम्मेदारी है? एफसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग चीनी का उपभोग ज्यादा करते हैं। और एक होता है ना आपका लेटेंट शुगर, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन आप यूज कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है केवल मीठा चीज में होता है, बिस्किट में, बहुत सारी चीज में, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब चीज में सब हिडन शुगर है, सभी सब दिखाई नहीं देते हैं सब। केवल ऐसा थोड़ी कि मिठाइयाँ खाएगा तो चीनी होगा। तो बफर स्टॉक रखना जरूरी है। लेकिन कोई भी किसान एफसीआई को अपना अनाज क्यों बेचेगा इसके यहाँ पे ले जाके? तो इसके लिए एफसीआई देता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बहुत जरूरी है। आज के वक्त में पंजाब और हरियाणा के किसान ही इसका 100% उपयोग कर पाते हैं। एमएसपी पहले समझिए क्या होता है। खेती करने से पहले ही, अभी धान की खेती हुई नहीं है, सरकार अभी एमएसपी बता देगी कि धान हम कितने रुपए किलो खरीदेंगे। अभी बताइए एमएसपी धान का कितना चल रहा है? आप में कोई किसान है? नहीं पता? पिछली बार 19.5 था। तो अपना गेहूं का कितना है? अलग अलग रेट है। जैसे देखिए गेहूं का जो रेट है 1800 रुपये। अब एक्यूरेट आप लोग देखिएगा, हर 6 महीने पे 2-4 रुपये आगे पीछे बदलता है। गेहूं का रेट क्या है? 1800 रुपया। कितने किलो के? 100 केजी का। तो हटाइए ना, 1 किलो का कितना? 18 रुपया। तो नौटंकी करके रखता है। 1800 रुपया किलो गेहूं। 18 रुपया बोलना चुपचाप, 1800 रुपया। आधा आदमी का दिमाग काम करना। गेहूं कितना रुपया? 18 रुपया। इसी तरह हर चीज का क्या आ जाता है? एमएसपी आ जाता है, एमएसपी दे देता है। जैसे मक्का का ले लेंगे तो आप मक्का का ले सकते हैं, आप कभी 800 देता है, कभी 1200, इस टाइप का देते रहता है मक्का का। तो 1200 रुपया अगर मान के चलिए मक्का का एमएसपी है, तो 1 किलो का 12 रुपया, 1 किलो का 12। बताइए 1 किलो मकई 12 रुपया में बेच देता है आदमी, वहां पे एमएसपी। किसान का इतना दुर्दशा है। तो 18 रुपया गेहूं का क्या हो गया? एमएसपी। गेहूं का एमएसपी कितना हो गया? 18। हालांकि एमएसपी 18 रुपया बोलेगा कि 1800 बोलेगा, वो जानबूझ के बोलता है, मार्केटिंग टैक्टिक्स है वो, ताकि लोगों को किसानों की दुर्दशा का पता ना चल पाए। और ये फसल एमएसपी पर सरकार खरीद लेती है।
एफसीआई खरीद लेती है, आप गेहूं बेचिएगा उसको तो कितना में खरीद लेगी? 18 रुपये। लेकिन अगर किसान जाएगा उसको बाजार में बेचने के लिए तो बाजार वाला उसको खरीदता है सब 15 रुपया में। 15 से 16 रुपया में किसान को बेचना पड़ता है। तो किसान कहाँ बेचेगा? एफसीआई में। फायदा है कि नहीं है? अगर मान के चले किसी किसान के पास 1000 किलो क्या होगा? गेहूं हुआ। 1000 किलो क्या हो गया? गेहूं हुआ। अब इस किसान के पास दो रास्ते हैं। एक ये जाए 1000 किलो क्या हो गया? गेहूं हुआ। इस किसान के पास दो रास्ते, या तो ये कहां जाएगा? मार्केट में। मार्केट में जाएगा तो इसका रेट देगा सब आपका 15 रुपया, बहुत से बहुत। अब 15 में 1000 का गुणा करेंगे कितना हो गया? 15,000। और वही अगर इसके पास रास्ता कहां पे? एफसीआई। तो एफसीआई पे क्या मिलेगा? एमएसपी। तो कितना रुपया में? 18 रुपया में। 10,000 के हिसाब से कितना हुआ इसको? 18,000 रुपये। कितना हुआ? 18,000। 3,000 बचा कि नहीं बचा? 3,000 में ये अपना एटलीस्ट पानी उनी का तो खर्चा निकाल लेगा ना। पानी का तो निकाल सकता है 3,000 में, या फिर एगो कोई डीडीटी का निकाल लेगा या पोटास का निकाल लेगा, किसी एक का निकाल सकता है। तो एक किसान के लिए ये बहुत बड़ा इनकम है। ये जो आप गेहूं बेच के 15,000 सोच रहे हैं ना, ये किसान के लिए बहुत बड़ा। कितने लोग के यहाँ 1000 किलो गेहूं होता है? 1000। और कितने लोग के 1000 से कम होता है? बहुत लोग कम वाले हैं। तुम दोनों में उठाया था। 1000 से कम होता है, ज्यादा होता है। कितना खेत है तुम्हारा? कितना खेत है? 10 बीघा। तो देखिए 10 बीघा का खेत है तो भाई 10 बीघा बहुत बड़ा चीज होता है ना। 10 बीघा का मतलब होता है 200 कट्ठा। कितना कट्ठा? 200 कट्ठा। और ये क्लासरूम है 3 कट्ठा का। और इसका खेत कितना कट्ठा का? 200 कट्ठा। सिस्टमेटिक खेती किया करो। 10 बीघा में खाली गेहूं बो के बेवकूफी करते हैं। हर चीज लगाया करो, कम से कम उसमें 7 से 8 टाइप का चीज। आगे समझिए ध्यान से। ये बताइए, ये किसान जो है मार्केट में बेचेगा तो प्रॉफिट है कि एफसीआई को? हाँ, लेकिन एफसीआई वाला क्या करता है पता है? आप जाइएगा गेहूं बेचने, खरीदवे नहीं करेगा आपसे। करना ना, जगह नहीं है, बोरा नहीं है, जगह नहीं है, बाबू नहीं है, साहब नहीं है, कैसे नहीं है, लाइट कटल है, ट्रक नहीं है, पोलदारे नहीं है उतारने वाला, 20 गो नौटंकी करेगा, भेज देगा आपको। अब आप क्या कीजिएगा? गांव से तो ट्रैक्टर में लाद के आए हैं एफसीआई गोदाम पे, तो मिले ही नहीं वहां पे। अब आप जाके बेचिएगा कहाँ पे? मार्केट में। तो मार्केट में आप कितना में बेच दिए? 15,000। यही एफसीआई वाला मार्केट वाले से कहेगा ते हमरा 16,000 में दे दे, तो वो किसको दे देगा? एफसीआई को 16,000। और वो सरकार के खाता में चढ़ा देगा कि हम 18,000 रुपया में किसान से खरीदे हैं, 2,000 रुपया अपने जेब में, और सैलरी उसको अलग से मिल रहा है, और 2,000 रुपया अपने जेब में। किसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो बिहार में एक पैक्स होते हैं सब, तो आप डायरेक्ट किसान डायरेक्ट एफसीआई को नहीं बेच सकते। किसे बेचिए? पैक्स को। अब पैक्स वाला एफसीआई को देता है, तो पैक्सो वाला बीचों में घोटाला कर देते हैं सब, देवे नहीं करेगा पैसे वगैरह, बहुत दुर्दशा, टाइम लगा देते हैं सब। अब यही जो चीज है ये पंजाब और हरियाणा में नहीं है। पंजाब और हरियाणा में आप जब भी अपना गेहूं बोलिएगा, जब भी अपना फसल बेचिएगा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मंडी लगा हुआ है। आपको मंडी में ही जाके बेचना पड़ेगा, मंडी में ही दुकानदार को अपनी दुकान लगानी पड़ेगी, जिसे आड़ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आड़ती। अभी नहीं बवाल हुआ था यहाँ पे आड़ती दिल्ली वगैरह में, वहीं बेच सकते हैं। अब मंडी में सैकड़ों दुकानें लगी हुई हैं, आप उसी में जाके क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। और मंडी में घुसते दुकानदार को एमएसपी देना पड़ेगा। तो किसान के लिए फायदा है कि नहीं? ट्रैक्टर लेके कहाँ घुस जाएगा? मंडी में। खरीदना है, बोरा नहीं है, भाड़ में जाओ। तुम खरीदेगा, कैश नहीं है, निकल यहाँ से। खरीदेगा, जगह नहीं है, भाग यहाँ से। 200 आड़ती खड़े हैं समाज, बेच के तुरंत कैश गिन के गाड़ी पे बैठेगा, मैं निकला गाड़ी लेके। इसीलिए किसान का जब विरोध बिल आया था और ये मंडियों को खत्म किया जा रहा था, तो सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे थे। तो लोगों का कहना था बाकी किसान क्यों नहीं विरोध कर रहे? बाकी किसान बर्बाद हो चुके हैं, समझ में आ गया? पता नहीं, बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ मंडी कौन सी है? यहाँ पे कितने लोगों को एमएसपी पे मिलता ही है? यहाँ नहीं मिलता है। और किसान की भी खराबी है, वो जाएगा बोरा में भरने, तो मैं धूरा गर्दा भर देता है 1 किलो, कुछ कुछ भर देगा उसमें, और तनीसा के चक्कर में तुम्हारा ज्यादा मार देगा। वो तनियों सा उस एक होता है ना सुआ, निकाल के चेक किया, तनियों गर्दा निकला, सीधे कर देगा 5 किलो कम। हर बोरा पे कितना घटा देगा? 5 किलो।
तो किसान की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी भी जिम्मेदारी, आप एफसीआई गोदाम को दे रहे हैं, धूरा गर्दा मत भरिए। और ज्यादा धूरा गर्दा नहीं भरता है, तनी मनी बढ़िया से ठीक ठाक भर के दे, कोई दिक्कत नहीं रहता। तो दोनों ओर से रहना चाहिए। तो एमएसपी जरूरी है कि नहीं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आगे बढ़ जाए, ये कौन डिसाइड करते हैं? एफसीआई। गोदाम किसके पास? सरप्लस उत्पादन को रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बफर स्टॉक। क्या रखा जाता है? बफर। ठीक है। अब देखिए, गांव के लोगों की स्थिति में और अच्छा से सुधार करने के लिए नेशनल बैंक, NSA, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982। नाबार्ड, किसकी स्थापना किया? नाबार्ड। अब जैसे इसका 10 बीघा खेत है, 10 बीघा में गेहूं पाल रखा है यहाँ पे, अगर नाबार्ड के पास जाएगा तो नाबार्ड इसको कहेगी एक साइड में थोड़ा सा तालाब खोद के इसमें मछली डाल दो, और इस तालाब में खोद के झींगा डाल दो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एगो एक्स्ट्रा तालाब रखो कि कभी इसमें जहर वहर घुल गया तो इसमें से इसमें डाल देना मछलिया को फटाक से, और इधर भैंस पाल दो, इसमें चल जाएगी नहाने। बाकी में गेहूं बोलते रह जाओ, गाय बो दो थोड़ा सा एरिया में, और चारा बो दो इतना में, आई अब तुम्हारा अपना रख के तुम गेहूं वगैरह जो करना है करते रहो। नहीं समझ में आ गया? काला खांसी। तो देखिए, ये सब के लिए किसान के पास तो पैसा ही नहीं है। भैंस कहां से लाएगा? बढ़िया भैंस एक तो 50,000 से नीचे ना मिलने वाली है, एक 1.5 2 लाख में भैंस आती है, लेकिन 50,000 से नीचे की भैंस किसी मतलब बढ़िया दूध नहीं देगी। और वही रेंज लगभग गाय का भी है, 30 से 50,000 के बीच में, उतना पैसा। अब ये तुमको गाय तुम लेके चलाओगे, तुम न्यूजीलैंड से तो महंगा पड़बे करेगी, एक एवरेज बता रहे। तो बताओ भाऊ, किसान के पास तो पैसे नहीं रहते, मेहनत है, कैपिटल नहीं है। आपको पढ़ाए थे किसी बिजनेस को चालू करने के लिए शुरुआती पैसा को कैपिटल, मशीनरी को खरीदने के लिए कैपिटल। किसान के पास कैपिटल है? कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? नाबार्ड। कौन प्रोवाइड करेगा? नाबार्ड। अब उसके पास प्रॉपर नक्शा होना चाहिए। अब वो पता चला तालाब खोद दिया, गया लोन मांगने, वो पूछा तालाब कै बाई का है, खोद लो हम 2 बीघा में लो। उसको प्रॉपर पता होना चाहिए ना, लेआउट फार्मिंग क्या है क्या नहीं। तालाब खोद देगा उत्तर दक्षिण, अरे भाई तालाब में हवा का फ्लो रहना जरूरी है, उसका डायरेक्शन पूरा पश्चिम होना चाहिए, तब ना पूर्वा चलेगा या पछुआ चलेगा। तालाब में हिल डुल होना चाहिए, यहाँ पे कोई वही नहीं रहेगा। तो प्रॉपर ढंग से अगर लेआउट बना के जाते हैं तो नाबार्ड आपको क्या करता है? वित्तीय सहायता देता है। और अगर कोई महिला झींगा पालन करती है और उस तालाब को लगभग 2 एकड़ में करती है कोई भी महिला, तो सर नाबार्ड उसको 12 लाख रुपए देता है। 12 लाख पहले नाबार्ड कहता है कि अपना तालाब खुद खोदवाओ, अपना जेसीबी, तालाब, झींगा सब कुछ करो। जब सब हो जाएगा तब आना मेरे पास, हम सर्वे करेंगे और ठीक ठाक हो जाएगा तब तुमको कितना देंगे? 12 लाख रुपया। कितना बढ़िया। अब वापस नहीं लेगा वो 12 लाख, ले जाओ। सामने आ गया कि नहीं आ गया? तालाब बंद कर दोगे, बेवकूफ कहीं का। झींगा के एक फसल के उत्पादन में 15 लाख का इनकम होता है 2 एकड़ में। लेकरा पता नहीं झींगा कौन चीज होता है। अब क्या किसान बनेगा रे तुम? 10 बीघा खेत लेके। एक चीज आप किसान लोग ध्यान से समझ जाना, आप अगर केवल अनाज के भरोसे बैठे हैं, गेहूं और चावल पे, कुछ ना होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी में से थोड़ा थोड़ा एरिया आपको साइड में रख देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एरिया में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिमाग लगा के किसान को किसान प्लस बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, केवल किसान नहीं, किसान प्लस बिजनेसमैन। उसी में तनी सा जाके चारा बो दीजिए। अब चारा भी बोलेगा तो अजीब टाइप का चारा बोले, नेपियर घास बो। नेपियर घास जानते हो 15 फीट का होता है, 15 फीट का। और कुछ नहीं करना है आपको, 3 कट्ठा में बोना है, एगो जनवरी में, एगो फरवरी में, एगो मार्च में, और 3 महीना बाद तैयार हो जाएगा। तो जो सबसे पहले बोए थे वो तैयार। और 15 फीट का घास होता है, गन्ना से बड़ा बड़ा, और उसको खिला दीजिए उसको, और 1 महीना वो चलेगा तो अगला बोइए, फिर उसके बाद काटते रहिए। एक बार बस 3 शिफ्ट में लगाना है। तो किसान को क्या करना पड़ेगा? बिजनेसमैन, जिनौरा बोलता है उसको, वो तो अलग चीज होता है। बरसीन तो छोट छोट चीज होता है, उससे पेट भरेगा। 1 कट्ठा बरसीन एगो भैंस 1 दिन में खा जाएगी।
अरे बरसीन तो इतना छोटा छोटा होता है, नेपियर घास बड़ा होता है। जो लोग बोएगा लोग नेपियर घास, उसमें बोने के समय एक चीज का ध्यान देना, उस दो तरह का घास होता है। एक घास के पत्ती, घास नहीं होता वो, दिखता जानते हैं किस तरह, मकई की तरह, मक्का की तरह दिखे, बहुत बड़ा बड़ा होता है। उसको ज्वार बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। चलो ध्यान दो इधर। बैंक, किसानों को वित्तीय सहायता कौन देता है? कौन देगा? नाबार्ड बैंक है? नहीं। किसान को पहले कहां जाना पड़ेगा? बैंक में। किसान को पहले बैंक में, सबसे पहले किसान को अपना पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, कैसे क्या चीज है, और उसका पूरा लेआउट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर ले जाके किसको देना पड़ेगा? बैंक। बैंक किसको भेजेगा? नाबार्ड। नाबार्ड पैसा देगा बैंक को, बैंक पैसा देगा किसान, और ये पैसा नाबार्ड वापस नहीं लेता, सब्सिडी देता है। सोचिए इतना ज्यादा, अब आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर नहीं दे पाएगा आपको। 12 लाख रुपए की झींगा पे सब्सिडी है, और यह सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार से मतलब है नहीं, भारत सरकार से आता है। 2 एकड़ पे अगर किसी के पास है, 2 एकड़ मतलब 3 बीघा, नहीं 3 बीघा, 1 एकड़ में 1.5 बीघा के आसपास होता है। आप अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाता है, एकड़ वाला चेक कर लेना चाहिए। सर झींगा दिखाई जो बकलोल कहीं का, छोटा सा होता है झींगा, आप लोग नहीं देखे? उसको लोग झींगा मछली भले बोलते हैं, लेकिन वो सिलिंड्रेटा में आता है। झींगा किस में जाता है? सिलेंडर। रहने दो तुम लोग यहाँ पर, तो कुछ ना देखा। एफसीआई समझ में आ गया? सब छाटल हमारे पास आता है। और ये वाला रेट, ये वाला, ये इसका खपत यहां नहीं है, बट फॉरेन में इसका खपत बहुत ज्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हैं, इसे बेचने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, खुद खेत में आएगा ट्रक लेके, खुद आएगा वो। इतना ज्यादा इसका हाई डिमांड रहता है। आपको इती बो दीजिएगा तो कोनो काम का नहीं रहेगा वो। कभी फुर्सत मिलेगा ना तो एक बार एक अभियान चलाएगा आदमी अभी, लेकिन बैचवे से फुर्सत नहीं मिलता। कभी लंबा छुट्टी मिलता है 1-1.5 महीने का ना, एक खूब बेहतरीन ढंग से मॉडर्न, मतलब स्मार्ट विलेज, समझ में आ गया कि नहीं? स्मार्ट सिटी में बहुत झमेला है, पानी डालो ये डालो, स्मार्ट विलेज, समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे किसान सब्जी बो देता है, उस बेचारे किसान की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं सब्जी में क्या होता है? किसान को सबसे ज्यादा, नाबार्ड भी कहता है कि सब्जी को प्रमोट करता है, और देहात में कहावत कहा जाता है, नौकरी में सरकारी और खेती में तरकारी। बहुत बोला जाता है इसको। अब वो खेती में, सब्जी में बहुत फायदा है, तो डेली निकलता है। अगर आप बैगन बो दिए ना तो आज बोइएगा और फिर कल कुछ तैयार हो जाएगा, एक दिन गैप कीजिएगा तो पक्का तैयार होने वाला है। लेकिन समस्या, बैगन सड़ जाएगा, टमाटर बोएंगे टमाटर में कीड़ा घुस जाएगा, भिंडी बोएंगे उसका पत्ती झड़ जाएगा, हर एक सब्जी पे कुछ ना कुछ होने वाला है। ये सब चीज, नेनुआ पे फूले झड़ जाएगा। तो किसान, हमारे यहाँ का जो किसान है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो एजुकेशन से दूर जा रहा है, तो उसको मल्चिंग पेपर का यूज नहीं करता। मल्चिंग पेपर का जहां यूज कीजिएगा ना, 50% कीड़े मकोड़े ऐसे ही मर जाते हैं सर। मल्चिंग, अब पता नहीं व्हाट इज मल्चिंग पेपर यहाँ पे, उसका सबसे जरूरी होता है मल्चिंग पेपर। अब पानी की उसमें बहुत कम खपत होती है। अगर 100 लीटर पानी से अगर आप खेती कर रहे हैं, मल्चिंग पेपर में बस 20 लीटर पानी चाहिए, तो उसका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? मल्चिंग पेपर आप लोग देखे होंगे, इसमें कितना किसान के घर का हाथ उठाओ। ए गधा कहीं का, तुम लोग कम से कम मॉडर्न डिजाइन से करो। ये रहा मल्चिंग पेपर। इसमें ये बहुत छोटा सा होता है, मल्चिंग पेपर ढक दिया जाता है, क्यारी नहीं है इसको। जैसे देखो, हल्ला नहीं कर गधा, कहां गायब हो गया जी?
एक तो ये पगला गया है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। देखिए बहुत ध्यान से, आपको बायोलॉजी में पढ़ाए थे, याद कीजिए, वेडीसाइड जो बढ़ा दे खरपतवार। खेत में जहां भी नमी रहेगा, खेत में जहां भी नमी रहेगा वहां आलतू फालतू खरपतवार जम जाएंगे सब, और वो खेत के, और उस पे बीमारी लगेगा, वो बीमारी आपकी फसल पे चढ़ जाएगा। इसलिए खेत में आलतू फालतू को उगने नहीं देना चाहिए। इससे फायदा ये होता है, ये मल्चिंग पेपर है ना, इसके अंदर एक पाइप गया हुआ है, पाइप, और वो पाइप इतना मजबूत होता है, ट्रैक्टर चढ़ा दीजिए नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत होता है। और उसमें छोटा छोटा छेद होता है, चढ़ जाइएगा कोई दिक्कत, छोटा छोटा क्या होता है छेद। इसके अंदर क्या गया हुआ है, पाइप, और उसमें क्या है, छोटा छोटा छेद है। और इस सारे पाइप को एक मेन पाइप से जोड़ दिया गया है, एक मेन पाइप से। पानी किस में देना है, मेन पाइप में। पानी किस में देना है, मेन। और उसके बाद ये पाइप के अंदर चला जाता है, और उसमें बूंद बूंद पानी गिरता है, बूंद बूंद। अब वो पानी इस पेपर के बाहर नहीं आ सकता, अब बूंद बूंद गिरेगा, और बहुत ज्यादा की जरूरत ही नहीं, एकदम नमी बरकरार रहेगी, क्योंकि पता है आपको पौधे का जड़ एक बित्ता से जीते नीचे जाता ही नहीं। अब पानी हला के डालते इतना नीचे पानी चल जाता है, बर्बाद है ना पानी। ये पाइप खराब नहीं होने वाला है, 10 साल अंदर जो पाइप डालें, कितना साल, 10 साल। मल्चिंग पेपर 3 अलग अलग रेट होता है, 1 साल में एक खराब हो जाता है, तो कोई कोई 2 साल में। पैसा ज्यादा तो ज्यादा देर चलेगा। इसमें हल्का हल्का छेद कर देता है, इसमें बैगन बो दीजिए, मिर्चा बो दीजिए, टमाटर बो दीजिए आप। अब इसमें क्या होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं, खरपतवार नहीं होता। आप में से जितना लोग ये करेंगे, ये ज्यादा सही रहता है। इसे क्या कहते हैं, मल्चिंग। इसमें खरपतवार नहीं लगेंगे, 50% बीमारी नहीं लगेगी, कोई आलतू पालतू जान मतलब वो नहीं आएगा, और चुपचाप खेत में ले जाके इस पे स्प्रे करने में आसानी हो सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। कौन देता है, कि हेल्प करता है, हर चीज में नहीं है। नाबार्ड से पैसा लेना बहुत बड़का काम हो जाता है। उसके लिए फिर आपको क्या होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन किसे कहते हैं, यही है बाबू, यही है, बूंद बूंद। ड्रिप मतलब क्या होता है, पानी, ड्रिप, बूंद 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 बूंद, इसमें क्या हो जाता है, पानी, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये सब के लिए बढ़ावा कौन देता है, नाबार्ड। और भी चीजों को बढ़ावा दिया गया इसको, एक नाम है काउंसिल बनाया गया, एक बहुत बड़ा काउंसिल, मतलब समझते हैं ना, संगठन बुद्धिजीवी लोगों का, काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट, मतलब आदमी को एडवांस बनाइए। सर ये इजराइल का तरीका, हाँ बाबू एकदम तरीका। दुनिया में जब हमें अमेरिका का संविधान अच्छा लगा, संविधान लेके चले आए। ब्रिटेन का हमको राष्ट्रपति व्यवस्था समझ में आया, लेके चले गए। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट अच्छा लगा, लेके चले आए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन आया, लेके चले आए। और यही लेके नेतवा सब आगे निकल गया। तो हमें इजराइल की खेती सही लगती है, क्यों नहीं लेके आएंगे। जापान की हमको समोच्च खेती सही लगती है, क्यों नहीं लेके चले आएंगे, नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आना चाहिए हम लोग। तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल, पीपल को क्या कीजिए, एडवांस कीजिए। कपाट बोलते हैं, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। पीपल को एडवांस कीजिए, उनके एक्शन को एडवांस कीजिए, रूरल टेक्नोलॉजी को एडवांस कीजिए। तो कपाट इस सब चीजों में बहुत ज्यादा काम करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कपाट किस क्षेत्र में काम करता है, तो कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र। टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा देता है कृषि क्षेत्र में। यहाँ पर समझ में आ गई नहीं, हमारे यहाँ किसानों को इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, कपाट की, एडवांसमेंट की। हमारे यहाँ 60% लोग खेती में लगे हैं, लेकिन वह खेती आज से 800 साल पुरानी विधि पे कर रहे हैं। 800 साल पुरानी विधि से हम लोग खेती कर रहे हैं जी। बस ट्रैक्टर एगो नया आया है, बाकी कौन चीज नहीं आया है, विधि वही है। यहाँ पर खरपतवार के लिए बेचारा कीटनाशक फेंकेगा, सब कुछ होगा। खेती के समय बीमारी लगेगी, जब कटिया होगा ना बीमारी लग जाएगी, बेचारा फिर माथा पीटेगा। ऐसा नहीं होता है। और मशरूमों को तो कोई चिंता ही नहीं आपकी। मशरूमों से पूछेगा सर हमारे क्षेत्र में आप एक काम कीजिए, सब्सिडी रेट पर कम पैसे में मल्चिंग पेपर लगवा दीजिए। अरे क्या कर रहा है जी, मल्चिंग पेपर क्या कर रहा है, तो आप उससे कहिएगा मशरूम रोपना है उसमें। समझा क्या कि नहीं, मशरूम रोपना है, नहीं जानता है सब। यही सबसे बड़ी कह रहा भाई। कपाट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नाबार्ड और कपाट का काम क्या होता है, किसी को बढ़ावा देना। नाफेड होता है, एक होता है नाफेड, इसका फुल फॉर्म अलग ही टाइप का होता है, नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल कॉर्पोरेशन फॉर। ये नाफेड का मेन काम होता है ये एडवर्टाइजमेंट करना। नाफेड का मेन काम क्या है, एडवर्टाइज, आपकी खेती को आगे बढ़ावा देना, एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग देना। तो खेती को मार्केटिंग कौन प्रोवाइड करता है, नाफेड। कौन प्रोवाइड कराएगा,
नाफेड। मार्केटिंग कौन दिया? नाफेड। गोदाम कौन दिया? हाँ, एफसीआई। मार्केट प्राइस कौन दिया? एफसीआई। एमएसपी कौन दिया? लोन कौन दिया? सब्सिडी कौन दिया? नाबार्ड। टेक्नोलॉजी कौन दिया? कपाट। कौन दिया? कपाट। मार्केट कौन दिया? मार्केट। किसी को दिक्कत? मार्केटिंग के में आता है नाफेड। टेक्नोलॉजी, लोन और पैसा, प्राइस एमएसपी, भंडारण, हाँ, बफर स्टॉक में एफसीआई रखती है। कौन रखता है? एफसी। इतना सब होने के बावजूद खेती पीछे है। रीजन क्या है? नेतवा लूट लेता है। क्या होता है? लूट लेता है। एक सपोज कीजिए आपके खेत में टमाटर बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, आपका रेट हो जाएगा सस्ता, 4 रुपया किलो, 5 रुपया किलो चलाएगा, हो जाएगा कि नहीं? लेकिन आप जरा सोचिए, क्या पूरे भारत में एक साथ ये रेट गिरता है? नहीं गिरता है। कोई ना कोई ऐसा स्टेट होगा, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहां टमाटर का प्राइस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब क्या किसान जा सकता है वहां पे? तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उसका कृषि विभाग का, कि उसके पास मार्केटिंग स्टाफ होने चाहिए जो बता सके। सुनिए ना, मध्य प्रदेश के भोपाल में टमाटर 60 रुपया है, तो यहाँ बिहार वाला कहेगा अरे भाई मुजफ्फरपुर में 4 रुपया बिक रहा है, सब किसान से ले लो 20 रुपया, जाके भोपाल में बेच दो 30 रुपया। भोपाल के में भी ऐसा हो सकता है, शायद वहां का कोई चीज अचानक फसल में सस्ती हो गई होगी, वहां का मार्केटिंग यहाँ करो, यहाँ पर नौटंकी करके रख दिया। किसान जिंदा कैसे, यही नहीं समझ में आ रहा है। बेचारा हिम्मत की वजह से कितने किसान हर साल सुसाइड करते हैं, समझे में नहीं आता है। ये सब मर गया है, सब ससुरा सब, सब काम क्या कर रहा है, सब सैलरी ले रहा है सब यहाँ पे। एक सिंपल सी बात, आपके पास अगर सरकारी तंत्र है, क्या जाता है, हर शहर में आपका एक ठो स्टाफ चाहिए, 640 जिला में आपको फैला देना है, क्या रेट चल रहा है। सपोज अगर बिहार में नेनुआ जो बोलते हैं, बैगन, परवल, कोई भी सब्जी बिहार में सस्ती हो गई, कोई जरूर नहीं। टमाटर एक बार हमको याद है हैदराबाद में 1 रुपया किलो बिका था। इतना तो सस्ता नहीं होना चाहिए, 1 रुपया का। मुजफ्फरपुर का एक किसान था जो अपने गोभी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जब गोभी बोया था ना तो उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। रीजन क्या है कि 4 रुपया किलो हो गया था, कह रहा था इसका खेती करेंगे, ट्रैक्टर ला देंगे, वो हमारा महंगा पड़ जाए, चढ़ा दिया। क्या पूरे हिंदुस्तान में एक सेम रेट था? क्या आप कभी टमाटर 1 रुपया खरीदे हैं? और 2020 का रेट था आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, किसी मंडी में हो गया था, उत्पादन ज्यादा हो गया होगा। तो आपस में इंटरनेट होना चाहिए। जियो अगर अपना रेट बढ़ाता है तो वोडाफोन भी बढ़ा देता है, लेकिन एक किसान का रेट गिरता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। इसके लिए टेक्नोलॉजी होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कभी इस पे आदमी भिड़ेगा तो एक एप्लीकेशन बना देगा आदमी, नहीं समझ में, और उस पर सारा अपने अपने जिला का रेट बताओ, अब मार्केटिंग वाले को लेके जाओ। और इसमें एक नया रोजगार भी हो सकता है, जिसके पास पैसा है, ट्रक है, पिकअप है, लेके उठा के यहाँ से वहां भेजते रहो ट्रांसपोर्टेशन में, नहीं समझा? तो ये सब चीजें गवर्नमेंट काम करना चाहिए। किसको? नाफेड को। सुतल है, बेचने की जिम्मेदारी किसकी है? नाफेड। कुछ हद तक एफसीआई ठीक काम करती है, बफर स्टॉक बना के रखती है, भले वो एमएसपी पे खरीदे या ना खरीदे, इधर उधर से खरीद के, लेकिन बफर स्टॉक रख लेती है। नाबार्ड कुछ हद तक देता है, लेकिन नाबार्ड में ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे, जो किसान आएगा तो कहेगा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, केवाईसी नहीं है, डीपीआर नहीं है। अरे यार डीपीआर नहीं, आओ ना तू हमारे सामने बोल। बेटा ये किसान को क्या पता है, तुमको प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहे, उसको कुछ पता है नहीं। तो इससे लोन लेना बहुत बड़ा काम है। हालांकि ये काम बहुत अच्छा करता है, नो डाउट, फ्री देता है, इसको सैल्यूट करने लायक, लेकिन ऐसा अंग्रेजी बोलता है कि आधा किसान गायब हो जाता है। ये क्या करता है भाई पता नहीं चलता है। हालांकि इसने भी कई सारा काम किया। इफको क्या बनाएगा? उर्वरक कौन बनाएगा? इफको। तो क्या भारत में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो खराब है? नहीं, इंप्लीमेंट नहीं करता है। सोचिए इतनी बड़ी बड़ी इफको अभी लिक्विड यूरिया बनाया, पूरी दुनिया में बेच रहा है यहाँ पर। और इसने एक बहुत बेहतरीन ड्रोन बनाया, 10 लीटर दवाई भर दीजिए और 1 बीघा खेत 10 मिनट में दवाई छिड़क देगा, 10 मिनट में। लेकिन ड्रोन है 4 लाख का ड्रोन है, तो क्या दिक्कत है? गांव में जो खेती नहीं करता है, जिसके पास पैसा वो खरीद ले, और किसान से भाड़ा पे चला दे कि भाई तुम्हारा हम खेत 10 मिनट में दवाई डाल देंगे, लाओ दवाई लाओ, हम तुमसे भाड़ा ले लेंगे 1500 रुपया, हमारा 10 मिनट में छिड़क दे। जो ऊपर से दवा डाला जाता है वो जैसे ही वही सही रहता है, नीचे वाला सही नहीं रहता है।
ऊपर से जो छिड़का जाता है। तो ये क्या, इफको, खाद वगैरह, खाद, इफको, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, वित्तीय, पैसा, पैसा नाबार्ड, प्राइस एमएसपी, बफर स्टॉक एफसीआई, बफर स्टॉक, सब सही है कि नहीं है सिस्टम। लेकिन आपके गांव में कबो कोनो गया है कि इफको वाला, ये नाफेड वाला कोनो गया है? तो इसमें पैक्स वाला आके खरीदता होगा। एमएसपी शायद ही मिला होगा आप लोग को, बहुत कम में चांस रहता है, क्या रहता है, एमएसपी मिले। पंजाब और हरियाणा वाले किसानों को एमएसपी मिलता था, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, विरोध। खाद कौन बनाएगा, यूरिया, पोटास, डीडीटी, इफको वगैरह बना। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, कपाट, टेक्नोलॉजी, नए नए चीजों का इनोवेशन, कपाट, वित्तीय पैसे, मार्केटिंग, मार्केटिंग, बफर स्टॉक, प्राइस। आगे बढ़े। इन लोगों को बैठे बैठे पैसा में, यही वजह है ना कि गवर्नमेंट जब चीजों को सरकारी से प्राइवेट करती है तो कोई उनके पक्ष में जल्दी नहीं आता है। जल्दी आता है नहीं, एक गड़बड़ बात है। इन लोग को काम करना चाहिए जम के। एक सरकारी, देखिए सरकारी स्कूल के टीचर लोग के पास ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है। तो हमारे पास एक दो सरकारी स्कूल के टीचर आए, वो कहें कि खान सर, हम बात कर रहे थे, उनको समझाएं कि देखिए आप लोग के पास तो बहुत अच्छा चांस है, आप लोग पढ़ाते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि सर जानते हैं स्कूल में सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि फलाना टीचर नहीं पढ़ा रहे तो हम क्यों पढ़ाएं। ये कोई बात है? वो जाके ढह जाएगा नाली में तो तुम ढहोगे। और कितना अच्छा चांस है सरकारी स्कूल में। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे लोग ना, स्कूल से ज्यादा टीचर फेमस थे। जिस दिन वो टीचर नहीं आएंगे उस दिन स्कूल में कोई नहीं जाता है। तो हर सरकारी स्कूल के मास्टर को सोचना चाहिए कि विद्यालय की पहचान आपसे हो। आप कहाँ पढ़ाते हैं ये मायने नहीं रखना, आपको तो और चांस है। तो बड़ी प्रभावित हुए, खुश हुए, कहें कि ना हमको 1 साल का मौका दीजिए, हम जम के पढ़ाएंगे, विद्यालय से मतलब सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाद में कह रहे हैं कि अकेला चना भार थोड़े फोड़ सकता है, हम कहा आंख फोड़ सकता है, फोड़ दीजिए आंख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहीं नहीं फोड़ सकता है। हिंदी मीडियम वाले लड़कों को जल्दी वैल्यू मिलता था, सब सीबीएसई वाला दाब के रखता था। आज नहीं होता है। अच्छा देखो, लड़का सबको कोई वैल्यू देता था, जहां कोई महिला को कुछ, ओह माय गॉड, यहाँ लोग विष्णु को छोड़ रहे थे। समझ में गया? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकते, लेकिन आग फोड़ दे। नहीं समझ में आया? सब चीज हो सकता है यहाँ पर। ये लोग भी एक समय आएगा, ये लोग भी ठीक होंगे अपने जगह पे, सब आएंगे यहाँ पर। बस थोड़ा सा पढ़ाई की जरूरत। अब तो पहचान गए ना, ये सब कबू बेटा जाएगा से तो पूछिएगा रे कौन सी करता है रे। चलिए अब आगे का क्लास